हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजाइम काइनेटिक्स। इंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको CSIR, DBT, ICMR, गेट ये सारे में इससे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं कि अल्टरनेट करके आते हैं, हर साल इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके B सेक्शंस और आपके C सेक्शंस दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपके प्रिपरेटरी वीडियो से लेकर के PYQ सेक्शंस भी लेकर के आते हैं। वो DBT का, CSIR का, ICMR का, UGC का, गेट का, सारा का PYQ सेक्शन लेकर भी हम आते हैं। और ऐसे इस तरह के इंपॉर्टेंट सारे वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। बाकी जितने अपडेटेड न्यूज होते हैं वो हम आप तक लेकर पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि ये जो इंजाइम काइनेटिक्स है वो एक्चुअली क्या है। तो ये क्या है कि ये आपका एक क्वांटिटेटिव स्टडी है। किस चीज का? इंजाइम कैटालाइसिस का। क्योंकि इंजाइम का क्या काम है? कैटालाइज करना। किसको कैटालाइज करना? रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करना। अब बात आती है कैटालाइसिस से होता क्या है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाने का कोशिश करें तो जो काम आपको ह्यूमन लाइफ में, चाहे आप बोल सकते हैं कि मनुष्य के कामकाज में मशीन का है, सेम वही काम जो आपके रिएक्शंस चल रहे हैं आपकी, चाहे बॉडी में हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो, कहीं भी हो, वो रिएक्शंस में इंजाइम का सेम काम होता है। यानी कि इंजाइम जस्ट लाइक अ मशीन फॉर एक्टिंग एज अ मशीन फॉर एनी रिएक्शंस। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शंस के लिए एक मशीन का काम करता है। मशीन का क्या काम करना है? आपको किसी भी एफर्ट को सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ा देना। ठीक है, वैसे ही इंजाइम का काम है। इंजाइम का क्या है कि आपको रिएक्शंस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब खुद इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि उसके मिलने से, उसके नेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाता है। तो काइनेटिक्स जो है पहला किसके बारे में स्टडी करता है? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक, चलिए अब दूसरी बात आती है कि एफिनिटी ऑफ इंजाइम फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। होता क्या है कि हर इंजाइम के पास, अगर ये आपका इंजाइम है तो इसके पास एक एक्टिव साइट होता है जिसपे आपका सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। और इस बाइंडिंग साइट के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपका इनहिबिटर भी इससे कम्पीट करता है। कुछ इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट इंजाइम के साथ सेम होता है एज लाइक सबस्ट्रेट, और कुछ का अलग होता है। जिसका सेम होता है उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, जिसका अलग होता है उसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इन दोनों का जो स्टडी है रिएक्शन ऑफ रेट, एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ये जितनी भी जानकारी है इससे रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर। अब बात आती है थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड की तरफ इसके चलते हैं और बात करते हैं कि इंजाइम्स जो ये रिएक्शन रेट जो है वो कैसे बढ़ा देता है। फिर हम लोग आगे काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये A to B बन रहा है, तो P बनने से पहले यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं AB। मतलब P में, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। दैट मीन्स A और B मिल करके AB बनाते हैं और फिर ये कन्वर्ट होता है आपके प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो इन दोनों के कंबाइंड एनर्जी से कहीं अधिक होती है। तो इन दोनों का जो एनर्जी होता है कंबाइंड एनर्जी, उससे ज़्यादा इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है। अब इसकी एनर्जी लेवल और इसके एनर्जी लेवल में जो चेंज आता है, यानी कि जो अंतर होता है, उसको हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या सीधे तौर पे बोलें तो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है किसको? रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है।
अब बात आती है कि तो इंजाइम का इसमें क्या रोल है भाई साहब। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन ऐसा है, ये आपका एनर्जी लेवल है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो बिना आपके एंजाइम के किसी सबस्टेट का, मतलब किसी रिएक्शंस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो होता है इतना, विदाउट सबस्टेट। एंजाइम नहीं है यहाँ पे, बिना एंजाइम के। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एंजाइम डालते हैं, ये एनर्जी लेवल इतना घट जाती है, यानी कि अब जो एनर्जी लेवल होता है वो हो जाता है इतना। ये हो गया विद एंजाइम। यानी कि एंजाइम का क्या काम है, कैसे रेट को बढ़ा देता है, तो क्या करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट बनने का जो आप बोल सकते हैं कि पर सेकेंड, पर मिनट, पर घंटा जो प्रोडक्ट बनने का रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। अब बात आती है कि एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करती है, कहाँ से आती है वो एनर्जी जिससे जो एंजाइम उस रिएक्शन को देती है और एनर्जी जो है फुलफिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ चर्चा किया था कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से बाइंड करता है। तो बाइंड किस फोर्स के द्वारा करता है? वो बाइंड करता है आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक इंटरेक्शन या रिवर्सिबल कोवैलेंट इंटरेक्शंस के द्वारा। तो ये जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम की, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपको दी जाती है इस गैप को फुलफिल करने के लिए, यानी कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने के लिए। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होता है आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मेरी बात समझ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई भी इशू हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये बैकग्राउंड डिस्कस करना जरूरी था ताकि आप रेट ऑफ रिएक्शंस, बाइंडिंग एनर्जी, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस, आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स, क्योंकि इनहिबिटर्स की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाए। हो गया? अब बढ़ते हैं काइनेटिक्स की तरफ। ठीक है, तो ठीक है, काइनेटिक्स में बात आता है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है A+B और से P बना। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर इस रेट को हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करें तो ये पर टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका क्या हो रहा है, क्वांटिटी घट रहा है, इसलिए हम निगेटिव साइन यहाँ पे दिए हुए दोनों पे, पर टाइम। ठीक है, और यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इस जो रेट होता है वो आपके सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रेट कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, जो कि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है कि जो आपका रिएक्शन चल रहा है वो आपका किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि ये, अब जैसे मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे F क्या हो, 1 हो, और G भी क्या हो, 1 हो, तो रिएक्शन के मुकाबले देखा जाए तो A के कंपैरिजन में अगर रिएक्शन देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर में, B के कंपैरिजन में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये वैल्यू 0 भी हो जाती है जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है जहां पे क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है बहुत ज्यादा है। अब जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है और K कांस्टेंट हो जाता है तो ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ उसके कैटालिस्ट पे। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कोई एंजाइम है जो एक ऐसे सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रही है प्रोडक्ट में जिसका मात्रा बहुत ज्यादा, जो कम ही नहीं हो रहा है, जो कम ही नहीं हो रहा है। तो अब सबस्ट्रेट
इतना है ही नहीं जो कि रेट लिमिट कर सके। सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो लगातार बनता जाएगा, लगातार बनता जाएगा। एक लिमिट होगा तभी तो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा रेट लिमिटिंग में। तो यहाँ पे अब सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंसी हट जाती है। डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है, एंजाइम पे, यानी कि प्रोडक्ट का बनना अब सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो ना होकर के किस पे डिपेंड होता है, एंजाइम पे। यानी कि एंजाइम जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा और उतना तेज से बनेगा, रेट उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए बनाने हैं रसगुल्ले, ठीक है, आपके पास मिल्क बहुत ज्यादा, मिल्क का कोई आप भंडार लगा चुके हैं मिल्क का, लेकिन बात है कि मिल्क खुद तो प्रोडक्ट में रसगुल्ले में चेंज नहीं होगा। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हलवाई चाहिए, बावर्ची चाहिए। तो अगर आप एक बावर्ची इसको दे रहे हैं मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए, तो आप समझिए कि 100 रसगुल्ले हो सकता है कि वो 2 घंटे में बनाए। अब एक की जगह आप 4 बावर्ची कर दीजिए, बावर्ची क्या है, एंजाइम हो गया। एक की जगह आप 4 बावर्ची कर दीजिए तो 100 की जगह 1000 बनेगा। 10 कर दीजिए 1000 की जगह 10,000 बनेगा, क्योंकि मिल्क बहुत ज्यादा है, मिल्क का कोई कमी नहीं है। तो ये एंजाइम अब जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है वो सबस्ट्रेट नहीं होता है, वो क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। और यही कैटालाइसिस जो है, यही जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैकलिस-मेंसन इक्वेशन यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब काइनेटिक्स पे आते हैं या मैकलिस-मेंसन पे आते हैं। ध्यान दीजिए, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ये कब दिया गया था, 1913 में। किसके द्वारा दिया था, लियोनार्ड मिकालिस एंड माउंटबेटन। ये दोनों दो हैं, बहुत लोग समझते हैं कि मैकलिस और मेंटन एक ही है, लेकिन ये दो नाम है, लियोनार्ड मैकलिस एंड माउंटबेटन, और इन्हीं को मिला करके बोला जाता है मैकलिस-मेंसन कांस्टेंट। ठीक है, इन्होंने किस एंजाइम को यूज किया था, इन्वर्टेज को। इन्वर्टेज क्या करता है, शुगर को, जो डाईहाइब्रिड शुगर है उसको मोनोसाइक्राइड में हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये रिलेशनशिप है आपके सबस्टेट। यहां देखिए, जैसे हमने ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी, वो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है। एंजाइम सबस्टेट बना, ये आपका K1 जो है एसोसिएशन कांस्टेंट है, एंजाइम सबस्टेट बना। K2 जो है, अब एंजाइम आपका प्रोडक्ट में, सॉरी प्रोडक्ट सबस्टेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम आपका फ्री हो गया, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो अगर सबस्टेट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो कि वहां पे बात हो रही थी ज्यादा है, सबस्टेट का कंसंट्रेशन अगर बहुत कम है तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सबस्टेट पे करेगा, क्योंकि सबस्टेट ही कम है। आप चाहे एंजाइम जितना लाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबस्टेट ही कम है तो क्या आप रसगुल्ले बनवाइएगा। ठीक है, लेकिन सबस्टेट अगर बहुत ज्यादा है तो आपका भी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो मैक्सिमम लेवल पे जा सकता है, यानी कि एंजाइम अपनी जितनी क्षमता है वो लगा करके उतना लेवल बना, आप बोलिएगा कि हमको इतने रसगुल्ले चाहिए तो वो बना देगा। लेकिन अगर सबस्टेट और Km वैल्यू सेम हो तो यहां ध्यान दीजिए, v जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी के आधा होगा। अब बात आ रही है कि बार बार ये Km जो आ रहा है वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकलिस-मेंसन कांस्टेंट। तो Km वैल्यू जो होता है, अब इससे समझ जाइए कि Km वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ सबस्टेट ही होता है जिस पे इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाता है। यानी कि सिंपल फॉर्मूला में अब इसी चीज को यहां हम समझते हैं, ये है हमारा एक ग्राफ, यहां पे एक लिमिट तक यानी कि इनिशियल सबस्टेट कंसंट्रेशन पे हमारा जो वेलोसिटी होता है वो लीनियर होता है, और उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी को प्राप्त करके वो फ्लैट हो जाता है। Km वैल्यू वो सबस्टेट वैल्यू होता है, वो मिनिमम सबस्टेट कंसंट्रेशन होता है जिस पे इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होता है, आधा होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपका Km जो होता है, यानी जिसको हम लोग मैकलिस-मेंसन कांस्टेंट कहते हैं, वो मिनिमम सबस्टेट कंसंट्रेशन होता है जिस पे इनिशियल वेलोसिटी आपके मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है। और ये क्वेश्चन आपके 2021 के दिसंबर के बी सेक्शन में पूछा जा चुका है कि अगर सबस्टेट और मैकलिस-मेंसन के कांस्टेंट 10 माइक्रोमोलर हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा
यदि मैक्सिमम वेलोसिटी 100 माइक्रोमोलर पर मिनट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें जो आपको जाननी चाहिए। पहला, लोअर वैल्यू ऑफ Km ग्रेटर एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम। अगर Km वैल्यू जितना कम हो रहा है, मतलब जितना कम आ रहा है, इसका मतलब है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट से कंसंट्रेशन उतना, सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी उतना ज्यादा है। अगर Km वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ बाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, एफिनिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो Km को अब इसके बेस पे आप Km को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि Km इक्वल टू K माइनस, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाई Km। तो इस एजम्पशन पे आप इस फॉर्मूले से आप Km का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला नोट समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन वेलोसिटी रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड Km। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि Km क्या होता है, कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है जिस पे रिएक्शन की वेलोसिटी जो है हाफ ऑफ इस मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं एजम्पशन की तरफ कि मैक्लिस मेंशन कांस्टेंट का एजम्पशन क्या होता है। उससे पहले इस रिएक्शंस का सिग्निफिकेंट फीचर आपको जानना जरूरी है, जो काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस होता है। कह रहा है कि व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाज केप्ट कांस्टेंट and the enzyme concentration increased, the rate of reaction increased। कह रहा है कि हमने क्या कहा कि आपके पास इतना सबस्ट्रेट है, इतने मिल्क हैं कि आपको रसगुल्ला बनाने के लिए मिल्क की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अब बात आती कि मिल्क खुद तो रसगुल्ले में कन्वर्ट नहीं होगा। मिल्क को, मान लीजिए यहाँ पे मिल्क है, मिल्क को बनाना है रसगुल्ला, तो वहां पे क्या चाहिए? बावर्ची चाहिए। तो जैसे जैसे आप बावर्ची का नंबर बढ़ाते जाइएगा, ये जो रसगुल्ले का नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा पर मिनट, पर घंटा, पर डे के हिसाब से। यानी कि 2 बावर्ची अगर आप जितना स्टोर मिल्क करके रखे हुए हैं उससे एक दिन में 1000 रसगुल्ला बनाते हैं, तो उसी बावर्ची को अगर आप 10 कर दीजिएगा तो 1000 की जगह 10,000 बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी कि बढ़ा हुआ है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे आप एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइएगा, रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन वाज केप्ट कांस्टेंट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, ध्यान दीजिएगा, द रिएक्शन रेट इंक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन लिफ्ट ऑफ। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका, एंजाइम कंसंट्रेशन आपका मान लीजिए कि 10 ही है। ठीक है, 10 है। मान लीजिए यहाँ पे मिल्क के हिसाब समझते हैं कि बावर्ची आपके 10 ही हैं। आपने एक समय तक क्या किया, मिल्क इनको देना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप इनको मिल्क बढ़ाते जाएगा, सारे बावर्ची जो है मिल्क रसगुल्ला बनाने में लग जाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब सारे बावर्ची, तो जैसे रसगुल्ला बनाने में लगेंगे तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे 10 के 10 बावर्ची इन्वॉल्व हो चुके होंगे, अब उससे ज्यादा वो नहीं बना सकते, तो उसके बाद रिएक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब बढ़ेगा नहीं, कम होना शुरू होगा, लिफ्ट ऑफ। ठीक है, तो जब एंजाइम का, तो यही बात यहां पे होती है कि एक ऐसा समय आएगा कि सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो चुके होंगे, इन्वॉल्व हो चुके होंगे। अब उसके बाद रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है। आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा लीजिए, है ना। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट फीचर है। चलिए अब आते हैं एजम्पशन की तरफ। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एजम्पशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। दैट इज क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। दूसरा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, द स्टेट। यानी कि हमने कहा ना कि K1 इक्वल टू K-1, एसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड STD एज ए स्टेट एजम्पशन। आप इसे समझ सकते हैं। अगला, वेरी लिटिल एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट
सो द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फ्रॉम एंजाइम प्लस प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। यानी कि अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, है ना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप उस क्लास को आप जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज जुड़ जाइए, आप ही के लिए हम बता रहे हैं। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम इनहिबिशन में किस तरह का इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इन सारे रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आपका Km वैल्यू कैसे, और Km और Vx में, ये कॉम्पिटिटिव में, अनकॉम्पिटिटिव में और मिक्स्ड में Km और Vmax में क्या रिलेशन होता है, कैसे दोनों में चेंजेज आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दूसरे जो बच्चे तैयारी करें उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका प्रिपरेशन भी हो पाए। आपकी जानकारी में जो भी बच्चे हैं उनको प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपका वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।